पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब विवादित ट्वीट को लेकर बुरे फंस गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बता दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट में पुलवामा हमले को दुर्घटना बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने इसे शहीदों का अपमान बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को तमीज नहीं है। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर कड़ा पलटवार किया है। आरसीपी सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कहा कि पहले वे कश्मीर में गिनती कर बताएं कि कितने आतंकवादी हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं उन्हें वहां भेज देना चाहिए, वो आतंकियों की लाशें गिनकर आ जाएंगे। वीके सिंह ने दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट पर भी निशाना साधा है जिसमें उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले को दुर्घटना बताया है। वीके सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राजीव गांधी की हत्या हमला था या हादसा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। रांची के एटीआई सभागार में आयोजित समारोह में वो आम लोगों से रूबरू हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए संथाल से मिशन झारखंड की शुरुआत की। अमित शाह ने देवघर इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमित शाह ने झारखंड में रघुवर सरकार के काम की खूब तारीफ की। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो लोग उनकी सरकार के काम का हिसाब मांग रहे हैं वे पहले दशकों का हिसाब दें। गोड्डा में अमित शाह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे विपक्षी नेताओं पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सेना ने पुलवामा हमले का पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। गोड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने एयर स्ट्राइक पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग राजनीतिक दल सेना के प्रकरण पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बैलेट पेपर की ताकत दिखाकर देश की राजनीति से बाहर निकाल देना चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव ने ऐसे लोगों को गद्दार गैंग का नाम दिया। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर सेना और सरकार के ऊपर बेवजह टिप्पणी को गलत बताया। बाबा रामदेव ने एयर इंडिया में अब टेक ऑफ के समय जय हिंद बोलने को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी वार किया है। बाबा रामदेव पटना के श्री कृष्णापुरा में पतंजलि परिधान के नए स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रांची में श्रम योगी मानधन योजना की आज लॉन्चिंग हो गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जुड़े थे। रांची के टाटी सिलवे में मंत्री सीपी सिंह ने इस योजना की लॉन्चिंग के वक्त मौजूद रहे। गोड्डा समरणालय परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का डिप्टी सीएम सुशील मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने शुरुआत किया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में असंगठित लाभुकों को कार्ड दिया गया। छपरा में आज से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इस दौरान सांसद ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। सिमडेगा नगर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इसका फायदा असंगठित क्षेत्र को मजदूरों को दिया जाएगा। जमुई में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समरणालय के संवाद कक्ष में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत तो गया में भी हो गई है। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हरि मांझी और गरुआ विधायक राजीव नंदन दांगी भी मौजूद रहे। बक्सर में भी आज से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत तो हो गई। सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी शुरुआत की। शिवहर में भी पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के संबोधन का शिवहर समरणालय के सभागार में सीधा प्रसारण हुआ।
गोपालगंज में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो गई है। गोपालगंज में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का अभिभाषण दिखाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद जनकराम समेत सैकड़ों की संख्या में कामगार महिलाएं शामिल हुई। रामगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर असंगठित मजदूरों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पलामू की दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। इस मौके पर मजदूरों के बीच पेंशन कार्ड भी बांटा गया। देवघर में श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ हो गया। समरणालय परिसर स्थित विकास भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को इस योजना के लाभ बताए। शेखपुरा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के असंगठित मजदूर भी शामिल हुए और रजिस्ट्रेशन कराया। भारत बंद के दौरान आरजेडी के सीनियर लीडर सड़क पर उतरे और डाक बंगला चौराहे पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। आरजेडी नेताओं ने कहा कि वे सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द 13 सूत्री रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाया जाए। 13 पॉइंट रोस्टर रद्द किए जाने की मांग को लेकर आहूत भारत बंद के दौरान पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH 30 को जाम कर अपना आक्रोश प्रकट किया। भागलपुर में बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच जबरन दुकान बंद कराने को लेकर जमकर मारपीट हुई। खलीफाबाद चौक पर जबरन दुकान बंद कराने आई भीम सेना के कार्यकर्ताओं के साथ दुकानदार उलझ गए। विपक्ष के भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया है, एनडीए उसका विरोध नहीं करती है। केंद्र सरकार बहुत जल्द ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष के बंद पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत बंद सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए है। भारत सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार जल्द ही 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। 13 पॉइंट रोस्टर पर केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च के केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है। 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द करने की मांग को लेकर देवघर में भी भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। यहां भी बंद समर्थकों ने टावर चौक के समीप मुख्य सड़क को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लौनगरी जमशेदपुर में भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। शहर की सभी बाजारें खुली रहीं, सड़कों पर आवागमन भी सामान्य रहा। बक्सर में भारत बंद के दौरान समर्थकों ने सुबह से ही चौक चौराहों को जाम कर दिया। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद कोयलांचल में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया। सामान्य दिनों की तरह यातायात जारी रहा, साथ ही बाजार भी खुले रहे। हाजीपुर में भारत बंद के कारण महात्मा गांधी सेतु की रफ्तार थम गई। बंद के कारण हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई। सीमांचल में आरजेडी का भारत बंद फ्लॉप साबित हुआ। हालत ये थी कि अररिया के आरजेडी सांसद सरफराज आलम को बंद तक की जानकारी नहीं थी। 13 पॉइंट रोस्टर आरक्षण के विरोध में रांची में भी जेएमएम ने भारत बंद का समर्थन किया। बंद समर्थकों ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लग गई। इसके तहत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो गई। वहीं पेंशन कर्मियों के डीए में भी 3% बढ़ोतरी की गई। बिहार में दारोगा की नियुक्ति का मामला साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में दारोगा बहाली का रास्ता साफ करते हुए बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग की अपील को मंजूर कर लिया है। पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम की गड़बड़ियों को सुधारते हुए नए सिरे से रिजल्ट निकालने का आदेश दिया था। जमशेदपुर शहर के लोगों को झारखंड के सबसे बड़े पार्क का सौगात मिलने जा रहा है। दरअसल सोनारी के मेरिन ड्राइव के 2 मुहानी नदी के पास 5 करोड़ 18 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीपीएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फोर्स को चुनावी प्रचार का मुद्दा बनाकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी नेताओं के आरोपों को सही साबित कर रहे हैं।
मुंगेर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के मजदूरों को लाभ मिलेगा। योजना के लागू होने से मजदूरों में काफी खुशी है। मधेपुरा में भारत बंद के दौरान आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। साल 2013 में समरणालय घेराव और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात और अन्य 5 नेताओं को रांची सिविल कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। बिहार में सहकारिता विभाग की तरफ से बिहार राज्य हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर तरकारी वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। अब मोबाइल वैन से लोगों तक हरी सब्जी पहुंचाई जाएगी। बिहार क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सीएबी के सचिव ने पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत की थी, लेकिन थाने में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद सीएबी सचिव ने डीआईजी से मुलाकात कर इस मामले को रखा, जिस पर डीआईजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। AK-47 सप्लाई करने के मामले में आज पटना के एनआईए कोर्ट में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। पुरुषोत्तम लाल, रजक, इमरान आलम, नियाजुल रहमान, शमशेर आलम और रिजवान बेगम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही रामशंकर मिश्रा और उसके सहयोगियों पर लगाया है। रांची के राहे में चंदनडी गांव के पास ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग राह से पूजा कर रांची लौट रहे थे। लखीसराय के मनकट्टा स्टेशन के पास एक महिला का शव मिला। शव की पहचान कर ली गई है। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। नवादा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 7 साल की बच्ची के साथ रेप की रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से गायब एक युवती का शव लीची के पेड़ में लटका मिलने से सनसनी फैल गई। युवती शिवरात्रि के दिन मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन रात को घर नहीं लौटी और सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के इस्तीफे के विवाद को लेकर हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के दोनों गुटों के समर्थकों के बीच गुरुद्वारा परिसर में जमकर नोकझोंक और मारपीट हुई। पुण्या के टीकापट्टी में 3 मार्च को हुए शिक्षक नागेश्वर मंडल की हत्या मामले में 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एसपी विशाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले हैं। कैमूर में बारात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान बेंजो मास्टर को शराब के नशे में गोली मारने वाला चंदन सिंह गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने देसी कट्टा भी बरामद किया है। चंदन पर पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज था। कटिहार में एक शिक्षक ने खुदकुशी कर ली है। घर में फंदे से शिक्षक का लटका हुआ शव मिला है। हाथ पैर बंधे हुए थे और चेहरा झुलसा हुआ था। रोहतास के भगवानपुर गांव में पुलिस ने एक किशोर का शत विशत शव बरामद किया है। घटनास्थल पर एक चाकू भी मिला है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिला कृषि कार्यालय समस्तीपुर को सरायरंजन शिफ्ट करने का विरोध भाकपा माले ने सीएम का पुतला दहन कर किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के इशारे पर यह काम किया गया है। गोपालगंज के लक्ष्मीराम गांव में 22 वर्षीय युवक संतोष ठाकुर ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुंगेर के तारापुर में पुलिस ने देसी शराब से लदी बाइक को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा। प्लास्टिक की बोरी में 68 पाउच देसी शराब मिली। रोहतास के डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों का अर्थी जुलूस निकाला। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर विरोध जताया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुण्या के हाट थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रैक्टर ड्राइवर से 38,000 रुपये छीन लिए। पिस्तौल के बल पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल किसान को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लातेहार में अफीम की अवैध खेती पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने बालूमाथ, हेरहंज, चंदवा और गारू थाना क्षेत्र में कई एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। पटना में महिला विकास मंच ने नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। महिला विकास मंच ने कहा कि पति का पासपोर्ट रद्द करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। नेहा का पति उसका साथ छोड़ कोलंबिया चला गया है। राजधानी पटना के अभियंता भवन में इंडियन इंजीनियर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की। एसोसिएशन का कहना है कि भारत के पानी का सही इस्तेमाल तभी हो सकेगा जब नेपाल को उसमें शामिल किया जाएगा और इससे बिहार को सीधा लाभ मिलेगा। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विद्यापति भवन में 9 और 10 मार्च को सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में देश विदेश की तमाम संस्थाएं शामिल होंगी।